फिज़िकल ज्योग्राफी के लिए मुझे लगता है 11th की जो फिज़िकल ज्योग्राफी की बुक है वो बहुत ही अच्छी है, उसको पढ़ना चाहिए। तो कि जो 3 टॉपिक होते हैं, एक करंट अफेयर, एक पॉलिटी, एक इन्वायरमेंट, इनके क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होते हैं और हमें मेहनत करना चाहिए कि इनमें कम से कम गलत हों। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का 2022 का रिजल्ट आया और डेली एक एक वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी की सीरीज में आज के हमारे गेस्ट हैं उमेश यादव सर। इनका यूपी पीएससी 2022 में डीएसपी की पोस्ट पर 68 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। आज सर की जर्नी के बारे में जानेंगे। और इससे पहले भी आप लोग से बताना चाहूँगा सर फ्रेंड्स कि सर का सीमा सशस्त्र बल एसएसबी में सिलेक्शन हुआ था, फिर इन्होंने उसको रिजाइन किया। इसके बाद जो है ना इनका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में एज ए मैनेजर के तौर पर 8 साल कार्य किया। उसके बाद इन्होंने उसको भी रिजाइन किया और फाइनली सिविल सर्विसेज जिसका ये सपना था और ये उसमें सेलेक्ट हुए। और आई होप कि आगे आने वाले समय में बहुत ही बेहतर करेंगे। तो सर हमारे तरफ से, हमारे व्यूवर्स की तरफ से जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। तो सर पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, प्रारंभिक शिक्षा, वो सारी चीज़ें बताइए। सर मेरा नाम उमेश यादव है जी। मेरी प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से आजमगढ़ में हुई है, अतरौलिया ब्लॉक के मीरपुर गांव में जी। और 10th और 12th यूपी बोर्ड से किया है। और ग्रेजुएशन में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एक एफिलिएटेड कॉलेज से कोयलिसा में किया है। मतलब मेरी सारी बीए तक की पढ़ाई गांव में रहकर ही पूरा हुई है। जी सर, ये आप यूपी पीएससी में आप डीएसपी पर फाइनली सेलेक्ट हुए। तो अच्छा, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आपने कितने समय से तैयारी कर रहे थे, या फिर आपको ये मोटिवेशन कब मिला कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है? आपने तो इससे पहले भी 2 पोस्ट गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी पाकर उसको रिजाइन कर दिया। सर मेरे पिताजी किसान थे जी। और ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी प्राथमिकता बनी पहले परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करूं। इसलिए मैंने सशस्त्र सीमा बल में टेक्निकल ट्रेड में 3.5 साल जॉब किया। उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के रूप में 8 साल काम किया। फिर जब फाइनेंशियली सिक्योर हो गया और फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग कर लिया तो सिविल सर्विसेज की तरफ अपना कदम बढ़ाया। जी सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने इससे पहले 2 जॉब रिजाइन किया, और ये एक तरह से माने तो एक पावर ही होना चाहिए एक आदमी में। आज के डेट में इतनी बेरोजगारी है, लोग सोच रहे हैं कोई भी पहले जॉब मिल जाए। आपने ये रिजाइन करते समय कोई सोचा नहीं था कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, लाइफ में क्या रहेगा? सर मेरे डिसीजन को ज़्यादातर लोग सही नहीं मानते हैं कि 32.5 साल की उम्र में जब घर में अकेले कमाने वाला, 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, भैया भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, क्या इस एज में रिस्क लेना सही है? काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको 2 लाइन बोलता हूँ। पहला, मैं रात दिन मेहनत कर सकता हूँ। दूसरा, प्रकृति के नियम कभी फेल नहीं होते। 2, आत्मविश्वास रख के, धैर्य रख के लंबे समय तक लगातार मेहनत करेगा वह निश्चित रूप से सफल होगा। इसको मैंने केवल किताबों में ही नहीं पढ़ा है बल्कि अपने लाइफ में अपनाया है, जिया है। और इसका उदाहरण ये है कि फ़ौज में पहली बार सिलेक्शन मेरा 12 बार लगातार असफल होने के बाद 13वीं बार में हुआ था। बैंक में भी कुछ वैसे ही रहा, 7 बार लगातार असफल हुआ, इसके बाद सफल हुआ। तो लोग मुझे पूछते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता फ्यूचर का, इतनी एज में रिस्क ले रहे हो? तो मैंने जो अभी 2 लाइनें बताया वही मैं जवाब देता हूँ। और मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस की 2 पंक्तियाँ प्रेरित करती रहती हैं मूल मंत्र के तौर पे। सकल पदार्थ यह जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। और इसी क्रम में पश्चिमी दार्शनिक कन्फ्यूशियस का एक लाइन है, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग अप एवरी टाइम वी फेल। यही मुझे मोटिवेट करती हैं। सर इस एग्ज़ाम में आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? सर ऑप्शनल हिंदी साहित्य था मेरी। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी सारी स्कूलिंग गांव से हुई है, हिंदी माध्यम में हुई। तो हिंदी माध्यम में मैंने सिविल सर्विसेज की कोचिंग भी लिया था दिल्ली में, लेकिन बाद में मैंने मीडियम इंग्लिश चेंज कर दिया और फाइनल सिलेक्शन मेरा इंग्लिश मीडियम से हुआ है। तो सर आप हिंदी मीडियम से पढ़कर, यूपी बोर्ड से पढ़कर, और आपने अपना मीडियम इंग्लिश रखा, तो सर इसमें आपको क्या क्या चैलेंजिंग फेस करने को आया है? अगर जो स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं जो हिंदी मीडियम से, तो इंग्लिश मीडियम सिलेक्शन सर ज़्यादा है, तो उसमें क्या आपका संदेश रहेगा?
मेरा माध्यम हिंदी तो था, लेकिन इंग्लिश एक विषय के रूप में ग्रेजुएशन तक थी। उसके बाद जो मैं दोनों जॉब किया एसएसबी में, टेक्निकल ट्रेड में था, वहाँ भी इंग्लिश से जुड़ाव बना रहा और बैंक मैनेजर के रूप में लोन की मोटी मोटी फाइलें बनाने में इंग्लिश में ही काम करना होता था। तो मेरा इंग्लिश से जुड़ाव बना रहा और इसलिए मुझे अडॉप्ट करने में आसानी हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। और थोड़ा मेहनत किया, द हिंदू पढ़ा और सारी बुक्स को कई बार रिवाइज़ किया, तो चीज़ें आसान हो गई। खूब आंसर राइटिंग किया इंग्लिश में, इसलिए रास्ते आसान बनते गए। सर, इस पीसीएस यूपी पीसीएस में आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है? पीसीएस में तो ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। चार इसमें मेंस कितने केंद्रीय इंटरव्यू रहे? सर पहली बार पीटी नहीं हुआ, उसके बाद ये तीसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था। जी, तो सर आप थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अब जो है कि आप फाइनली सेलेक्ट हो ही गए हैं, तो अब आगे आपका लक्ष्य क्या रहेगा? अभी कुछ ट्राई करेंगे एसडीएम बनने के लिए कि? सर मुझे लगता है कि नंबर 1 ऑलवेज सामने रहना चाहिए, दैट इज़ एसडीएम। फॉर्म भरे हैं सर इस बार? जी। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर, आप तो खुद ही तैयारी कर रहे हैं, अभी जर्नी में हैं, तो अभी जो है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है अगले महीने 14 मई को है। तो इस अंतिम एक महीने 30-35 दिन की जर्नी में कैसे अपने आप को स्टूडेंट तैयारी करे पीटी के लिए खास तौर पर, जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सके? आप तो लगातार 3 टाइम्स मेंस लिखे हैं और फाइनली, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? मुझे लगता है जो मैंने अपनाया है कि जो 3 टॉपिक होते हैं, एक करंट अफेयर, एक पॉलिटी, एक इन्वायरमेंट, इनके क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होते हैं और हमें मेहनत करना चाहिए कि इनमें कम से कम गलत हों, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी, तो सर इसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था? करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ा था? करंट अफेयर के लिए एक घटनासार और एक घटना चक्र। जी, और इसमें एक सेक्शन यूपी स्पेशल का भी रहता है, तो यूपी स्पेशल के लिए आपने क्या चीज़ें पढ़ा था? सर यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी की किताब पढ़ा था। जी, केवल परीक्षा वाणी अगर बात करें तो सफिशिएंट है सर? सर यूपी स्पेशल के तो ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं, जो यूपी स्पेशल के करंट वाले होते हैं वो घटना चक्र और घटनासार तो कवर कर देते हैं। बाकी जो कन्वेंशनल होते हैं, स्टैटिक पोर्शन होता है यूपी स्पेशल का, उसके लिए मुझे लगता है परीक्षा वाणी सफिशिएंट है। इसमें सर जो जीएस के पोर्शन होते हैं, जैसे आपने बताया अभी पॉलिटी और कुछ जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए, इसके लिए आपने क्या चीज़ें पढ़ा था? हिस्ट्री के लिए एंशिएंट मेडुअल के लिए एनसीईआरटी और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी, और भूगोल के लिए एनसीईआरटी पढ़ा था। और जिसमें जो फिजिकल जियोग्राफी के कुछ सेक्शन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपने क्या फॉलो किया? फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मुझे लगता है 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है वो बहुत ही अच्छी है जी, उसको पढ़ना चाहिए। तो सर थोड़ा सा जानेंगे कि आपने कोई इस तैयारी में जैसे यूट्यूब चैनल, जैसे तमाम जो यूट्यूब चैनल डेली RNA हो गया सर, और करंट अफेयर्स क्लासेज जो डेली प्रोवाइड करते हैं, कोई आपने ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन किया था? सर करंट अफेयर्स के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल ज्वाइन ही नहीं किया, द हिंदू पढ़ता था, उसी से कुछ नोट्स बनाता था और फिर घटना चक्र, घटनासार के, और इतना ही मेरा करंट अफेयर्स का सोर्सेस है। सर पीटी के बाद जो है आफ्टर जो है 3-4 महीने के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी? क्या मतलब कैसे पढ़ा था? मैं आंसर राइटिंग पे खूब फोकस करता हूँ, खूब लिखता हूँ। जब एग्ज़ाम के 2 महीने पहले 60 दिन बचते हैं तो मैं डेली 2 पेपर लिखता हूँ फुल। सी सेट के लिए जैसे हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, तो सी सेट कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? सर सी सेट के बारे में तो कैसे प्रिपेयर करें इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने बैंकिंग की तैयारी किया था, इसलिए सी सेट मुझे कभी देखना ही नहीं पड़ता और पेपर सीधा एग्ज़ाम में ही देख खोलता हूँ, और इसलिए उसके बारे में क्या चल रहा तैयारी का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। इसमें जैसे प्रीलिम्स में सर एक जो मिसलिनियस के टॉपिक होते हैं जीएस के, तो उसे मतलब कैसे पढ़ना चाहिए? कोई नोट्स बनाना चाहिए या फिर? मिसलेनियस के लिए यूपी का जो बजट स्पीच होता है वो करीब 40-42 पेज का होता है। उससे जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं और इम्पॉर्टेंट जो डेटा है उसको नोट कर सकते हैं। और जो यूनियन बजट है वो तो लंबा चौड़ा होता है, लेकिन कुछ साइट्स हैं जैसे विजन IS हो, वो मुझे लगता है 5 से 10 पेज के अंदर ही कंसाइज कर देता है, तो बजट हम वहाँ से तैयार कर सकते हैं आसानी से। सर इसमें तैयारी करने में आपको जो है कि और इतने बड़े रिस्क लेने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अगर बताना चाहें तो? सर मेरी जर्नी बहुत स्मूथ नहीं रही है जी। जब उसका कुछ इस तरह से फैमिली से दबाव, प्रेशर भी रहा होगा? बहुत रहा है। मेरी वाइफ को इन्फ्लेमेटरी अरिथराइटिस की प्रॉब्लम है, 4 साल से कंटिन्यूस दवाई चल रही है। मेरे फादर 2 साल तक व्हील चेयर पर रहने के बाद भी 3 महीने पहले उनका निधन हो गया है।
जी। और मैंने जो सेविंग्स कर रखी थी अपने खर्च के लिए और घर के खर्च के लिए सारे समाप्त होने वाली ही थी। तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे और अगर सिलेक्शन नहीं होता तो मुझे अगला सितंबर में मेंस देने के बाद कुछ पार्ट टाइम जॉब खोजना पड़ता। जी। सर इसी से सर जो मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है तो उसके लिए सर कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि उसमें पेन कौन सा यूज करें। कुछ लोग होते हैं जेल पेन यूज करते हैं, तो उसमें पेन का भी कुछ इशू रहता है जो इस पर भी राइटिंग से असर करती है। तो पेन कैसे सजेशन देना चाहिए? सर ये तो मुझे लगता है कि कोई एक यूनिक पेन सबके लिए कारगर नहीं होगी, ये सब्जेक्टिव मामला है। जी। और मैंने V5 यूज़ किया था और कुछ दिन तक रेनाल्ड का ट्राईमैक्स भी यूज़ किया था। जी। और मुझे लगता है कि आप 5, 10 पेन, 15 पेन का कुछ दिन लगातार प्रयोग करें, जो ज़्यादा सूटेबल है उसको यूज़ करें। यह केवल एक ही पेन सबके लिए कॉमन नहीं हो सकती। सर इस जर्नी में प्लान बी कहाँ तक इम्पोर्टेंट है? प्लान बी होना चाहिए कि नहीं? अगर आप तो जानते हैं कि इतनी टफ कंपटीशन है, सभी लोगों का तो होता नहीं है सर। तो प्लान बी कहाँ तक इम्पोर्टेंट है? जैसा कि आपने पहले 2-2 जॉब लेकर छोड़ दिया, लेकिन आज के बेरोजगारी में सबसे ज़रूरी कोई एक जॉब सिक्योर कर लीजिए। सर मैंने कभी प्लान बी के बारे में नहीं सोचा। जी। कभी नहीं सर? कभी नहीं सोचा, इसीलिए इतनी ज़्यादा एज में मैनेजर की नौकरी छोड़ कर रिस्क लिया, उस समय जबकि अर्निंग मेंबर घर का अकेला मैं ही था। जी। तो मुझे लगता है अगर इस बार सिलेक्शन नहीं भी होता तो अभी मैं कुछ भी करता, प्राइवेट जॉब करता, लेकिन तैयारी अपनी छोड़ता नहीं। जी। सर मेंस के लिए आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे या फिर ऐसे? हाँ, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो बहुत ही ज़रूरी है। जी। मेक IAS और क्या नाम है GS वर्ल्ड का ज्वाइन किया था और टेस्ट वर्ल्ड का ज्वाइन किया था, 3 ज्वाइन किया था। सर पीटी के लिए आप डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं? सर PT के लिए मैं टेस्ट सीरीज उस तरह से ज्वाइन नहीं करता हूँ। जी। एग्ज़ाम से पहले PT के 5-10 टेस्ट सीरीज बाज़ार से जो अच्छी वाली हैं 5 से 10 वही लाके सॉल्व कर लेता हूँ, उसने से काम हो जाता है मेरा। जी। सर इसमें आप डेली कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हैं स्ट्रेटजी को लेकर? मतलब क्या रूटीन आप फॉलो करते हैं, बनाते हैं? मैं तो जॉब छोड़ के आया था, इसलिए टाइम बर्बाद करने का स्कोप मेरे सामने था ही नहीं। इसलिए मैक्सिमम जितना हो सकता था देता था, 11-12 घंटे तो हो ही जाते थे और कभी कभी कम भी हो जाते थे। मतलब इसको कैसे आप चैप्टर वाइज मतलब डिवाइड करके कि नहीं इतने दिन में ऐसे हमको इतना बढ़ता है, तो उससे सर प्लीज़ जो आपकी स्ट्रेटजी रही है तो कैसे मतलब पढ़ना चाहिए? हाँ, कुछ लोगों का ये होता है कि वो पहले ही एक ही बुक को लेके 3-4 दिन में 8-10 घंटे वही पढ़ के करते हैं, तो जी। मुझे सूट नहीं करता है। मैं एक साथ 2 या 3 GS लेके 2-2, 3-3 घंटे एक-एक करके करता हूँ। मुझे सेगमेंट में करना अच्छा लगता है। जी। मतलब वही मेरे लिए सूट करता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और जिससे वो रिटेन होने में मदद मिले उससे। सर जैसे आपने बताया कि लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, पॉलिटी जो मोटी मोटी बुक हैं तो जनरली नहीं वो माइंड में याद नहीं रहती, तो उसके लिए आप कैसे मतलब वो चीज़ें माइंड में याद रहे उसको कैसे मतलब हैंडल? उसके लिए आप उसको कई बार रिवीजन करिए और रिवीजन करते समय यह कोशिश करिए कि कंसंट्रेट करें उस पर, ध्यान इधर उधर भटके ना। जी। बाकी उसको आप पढ़ने के बाद चैप्टर को फिर से आंख बंद करके, किताब बंद करके आपको बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। वो जो टॉपिक आएगा सामने, उसके सवाल आएंगे, जी। वो आपको याद आ जाएगा। बस अच्छे से कई बार रिवाइज हुआ होना चाहिए। सर आपने शॉर्ट नोट्स भी सर बनाते थे? हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स मेरे बने हुए हैं। जी। जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनके भी, उसके बाद जो सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सब पे मैंने शॉर्ट नोट्स और सब पे डेटा और सब पे स्कीम्स मेरे बने हुए हैं। तो सर शॉर्ट नोट्स बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, मतलब कि वो ज़्यादा लेंदी न हो और आसानी से कम फैक्ट में कुछ कीजिए, मतलब क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये आपने सही बोला। शॉर्ट नोट्स वास्तव में शॉर्ट ही होना चाहिए, एक टॉपिक पे 1 या 2 पेज। जी। जो मेन है, हेडिंग वाइज सब हेडिंग है, उनको ही नोट करिए। आप उसको बार बार रिवाइज करिए। जी। और कोई चीज़, कोई टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्ट नोट वाला जो 5-7 पॉइंट किए हैं वही लिखें, ज़रूरी नहीं है। जी। बस वो आपके दिमाग में एक आइडिया लाता है, किसी से रिलेटेड पॉइंट्स सही होंगे, आप जी। उनको लिखें। लेकिन अगर बार बार पढ़े रहेंगे तो उस टॉपिक पे आपका माइंड बेहतर सोच पाएगा और जितना पॉइंट लिखे हैं उससे भी बेहतर वहाँ पे हो सकता है आपको याद आ जाए पॉइंट। जी। सर एक आंसर राइटिंग करते समय मतलब कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आंसर ऑथेंटिक हो, ज़्यादा मार्क्स मिले?
हाँ, आंसर राइटिंग पे तो कुछ डेटा, कुछ स्कीम, कुछ फैक्ट, कुछ एग्जांपल्स का ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी दिसंबर में एम्स में साइबर अटैक हुआ था, तो इसके बारे में न्यूज़पेपर में आया, तो आप इसको केवल नोट कर लें कि साइबर अटैक हुआ एम्स पे, और उसके बाद साइबर थ्रेट वाले कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप लिखें कि साइबर थ्रेट्स की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है हमारे देश में, उदाहरण एम्स, तो इससे आइडेंटिक हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह कोई डेटा दीजिए, कोई स्कीम दे दीजिए, तो औरों से अलग बनाएगा आपके आंसर को। जी सर, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं और कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसके लिए मतलब कैसे आप क्या चीज़ें फॉलो करते थे, कैसे हैंडल करते थे? प्रेशर ज़्यादा रहता है, वो सारी चीज़ें से आप होकर आए हैं। मैं समझ रहा हूँ, मेरी जर्नी सब मिला के बहुत ही लंबी हो गई है, सभी जॉब मिला के। तो ये जो आप बोल रहे हैं डिमोटिवेशन है, मुझे भी होता था, फ़ौज में था उस समय भी होता था। तो मैंने इसके लिए एक अपना टैक्टिक्स निकाला था और इस समय भी फॉलो करता हूँ कि मैं निबंध लिखता था 4-5 पेज का, और ऐसा निबंध साल में मेरा 4 से 6 होता था। उस निबंध में कुछ हेडिंग मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। पहली हेडिंग होती थी कि मेरी तैयारी का लेवल इस तरह से इस समय कहाँ तक है। उसके बाद अगली, उसमें कुछ पॉइंट लिखता था। उसके बाद अगर ऐसे ही तैयारी रही तो मेरी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दूसरा, आज से अगर यही मेरा पोजीशन रहा तैयारी का, तो आज से 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, और अगर मुझे अपना सपना को पूरा करना है तो 10 साल बाद अच्छी पोजीशन में आना है तो मुझे कितना मेहनत करना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद एक हेडिंग ये होती थी उस निबंध की, इस समय मेरे सामने चैलेंजेस क्या हैं, फिर वे फॉरवर्ड मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे 4-5 पेज लिखता था, उससे मोटिवेशन फिर से मिल जाता। डेली नहीं, साल में 3-4 बार, जब डिमोटिवेशन होता था तब, जब मन नहीं करता था पढ़ने के लिए तब, तो ऐसे निबंध लिखता था। सेल्फ मोटिवेट होते थे। जी, सेल्फ मोटिवेट होते थे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें जो आपको आती हो, पोएम हो, पोएट्रीज है, तो आप हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, जिनसे उनको आगे तैयारी में जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उन्हें कुछ हेल्प मिलेगी। मैं 3 कोटेशन बोलना चाहूँगा, 2 तो बोल ही दिया, उसको दोहराता हूँ, एक और है वही एक रामचरितमानस की है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। दूसरी कन्फ्यूशियस की है, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग ऑफ एवरी टाइम वी फेल। और एक कबीर का मुझे बहुत अच्छा लगता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। थैंक यू सर, हमारे स्टूडेंट को आप अपनी सजेशन देने के लिए, और बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं। आई होप कि इस बार जो एग्ज़ाम देंगे एसडीएम की पोस्ट सिलेक्शन हुआ। धन्यवाद बहुत बहुत। तो फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर किया, फिल्म से लेकर मेंस और इंटरव्यू, एक एक करके आंसर राइटिंग हो, चाहे ये यूपी स्पेशल हो, जीएस हो, एक एक करके सब छोटी छोटी मिस्टेक को इस इंटरव्यू में कवर किया है। आई होप कि यह वीडियो पसंद आएगा आपको। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और जिससे हम रिलेटेड आने वाले अगले वीडियो में क्वेश्चन पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, यह जर्नी सर की काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, तो कोई भी क्वेरी हो तो हमें ज़रूर बताइए। यह भी बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।